नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन मेक्स फ्यूचर ब्राइट में। आज हम वायु या एयर के विषय में पढ़ेंगे। वायु क्या है, वायु का संगठन क्या है, वायु के क्या गुण होते हैं, वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषक कौन कौन से होते हैं और वायु प्रदूषण से कौन कौन से हानियाँ होती हैं। आज इन सब विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं वायु क्या है। वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ये वायु का मिश्रण पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहता है और इस वायु के चारों ओर के घेरे को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। जो गैसें आपस में मिलकर वायु बनाती हैं या वायु का संघटन, नोट संगठन। संघटन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले होते हैं। और संगठन एक दूसरा शब्द है संगठन। संगठन का मतलब होता है एकत्र होना। जब किसी एक मुख्य उद्देश्य से कोई भी जीव एक अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं तो उसको संगठन कहते हैं। जैसे मनुष्य का कहीं गैदरिंग, मनुष्य का कहीं इकट्ठा होना, कोई किसी तरह का प्रोग्राम या रैली, गोष्ठी, वो संगठन कहलाता है। संगठन में जो वस्तुएं हैं वो करीब करीब आती हैं, आपस में चिपकती नहीं है, जुड़ती नहीं है। जबकि संगठन में चीज़ें आपस में जुड़कर एक चीज़ बनाएंगी। जैसे बूंदी है, बूंदी को और अलग अलग करके किसी बर्तन में रखें एक साथ तो उसको कहेंगे हम संगठन। यदि उसी बूंदी को मिलाकर अगर हम लड्डू बना दें तो लड्डू को कहेंगे उसका संगठन। इसी तरह से वायु का संगठन में मुख्यतया 4 गैसें होती हैं। पहला है N2 या नाइट्रोजन गैस। ये लगभग 78% या 78% होती है नाइट्रोजन गैस। सबसे ज़्यादा वायु में नाइट्रोजन गैस ही उपस्थित होती है। दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का सूत्र होता है O2 और इसकी प्रतिशतता वायुमंडल में 21% होती है। तीसरे नंबर पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको कहते हैं हम CO2। रासायनिक सूत्र इसका CO2 है और ये वायुमंडल में 0.03% उपस्थित होती है। कुछ अन्य गैसें होती हैं, अन्य गैसें जैसे एक्रिया गैसें हैं और दूसरी गैसें हैं हाइड्रोजन, हीलियम। इनकी जो प्रतिशतता है वो वायुमंडल में लगभग 0.97% होती है। कुछ मात्रा में जलवाष्प, और ठोस कण, ये सारी चीजें मिलकर वायु बनाती हैं। वायु के गति या वायु के गमन को हम हवा कहते हैं। वायु अगर चलती है तो वायु के चलने को या वायु की गति को हम हवा कहते हैं। हवा, वायु के बहने को कह लो या वायु की गति को कह लो कि अगर वायु गतिमान है तो तब हम उसको हवा कहेंगे। हवा के 3 रूप होते हैं। पहला आंधी, दूसरा तूफान, तीसरा चक्रवात। आंधी, तूफान और चक्रवात। अब इनको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी आंधी है, कौन सा तूफान है, कौन सा चक्रवात है। इसके लिए जो आंधी की स्पीड है, आंधी की स्पीड या गति होती है 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वायु का वेग या वायु की चाल 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा है तब हम उसको आंधी कहेंगे। यदि वायु का वेग या वायु की गति 95 किलोमीटर
प्रति घंटा से 115 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब उसको हम तूफान कहते हैं। यदि वायु का वेग या वायु की गति 115 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो, 115 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर गति ज़्यादा है तब हम उसको चक्रवात कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि वायु के गुण क्या क्या होते हैं, क्या उनके लक्षण हैं, गुण। वायु का पहला गुण है कि वायु रंगहीन होती है। वायु रंगहीन होती है। दूसरा, वायु गंधहीन होती है। गंधहीन होती है। तीसरा, वायु स्वादहीन होती है। स्वादहीन होती है। अगर वायु शुद्ध है, साफ वायु है, तो वायु रंगहीन होगी, उसका अपना कोई रंग नहीं होता। दूसरे नंबर पर वायु, शुद्ध वायु में किसी तरह की बदबू या किसी तरह की सुगंध, जिसको हम कहेंगे गंध, किसी भी तरह की गंध उसके अंदर नहीं होती। और तीसरे नंबर पर होता वायु स्वादहीन होती है, कि वायु का अपना कोई स्वाद भी नहीं होता। वायु के अन्य लक्षण हैं, वायु स्थान घेरती है। वायु स्थान घेरती है। अगला, वायु में भार होता है। नेक्स्ट, वायु दाब डालती है। वायु दाब डालती है। ये लक्षण, जो ये तीन लक्षण हमने लिखे हैं, वायु स्थान घेरती है, वायु में भार होता है और वायु दाब डालती है, ये वायु को एक पदार्थ के रूप में दर्शाते हैं कि वायु क्या है, जो गैसों का मिश्रण है, और इस गैसों के मिश्रण को हम पदार्थ कहते हैं, या ये कहते हैं कि वायु एक पदार्थ है। क्यों? वायु को हम जब किसी भी बर्तन में रखते हैं, तो जो भी बर्तन खाली होगा, हर खाली स्थान में वायु होती है। इसको कहेंगे कि वायु स्थान कैसे घेरती है। एक पिचका हुआ बैलून या गुब्बारा लें और उसमें हवा डालें। जैसे ही उसमें हवा डालेंगे, तो हवा डालने पर उसमें क्या होगा कि वायु या हवा उसके अंदर स्थान घेरेगी और स्थान घेर के उसका आकार बदल जाएगा। दूसरा, वायु में भार होता है। इसके लिए हम दो गुब्बारे लें, एक गुब्बारा हवा से भरें और एक गुब्बारे को खाली रहने दें। फिर एक दंड तुला के माध्यम से, इस तरह से दंड तुला के माध्यम से हम उसको एक साइड में हवा भरा हुआ गुब्बारा बांध लें और एक साइड में पिचका हुआ गुब्बारा बांध लें। हम देखेंगे कि अगर एक दंड तुला, सीधी जो डंडी वाली तुला या तराजू होती है, इसमें एक साइड में हवा से भरा गुब्बारा बांधा, एक साइड में पिचका हुआ गुब्बारा बांधा। जिस साइड में हवा भरी हुई है वो साइड या वो सिरा नीचे जाएगा, और जो पिचका हुआ गुब्बारा है जिस तरफ, वो साइड ऊपर जाएगी। इसका मतलब जो ऊपर जा रहा है वो हल्का होगा, जो नीचे आ रहा है वो भारी होगा। तो ये सिद्ध करता है कि वायु में भार होता है। अगला है कि वायु दाब डालती है। वायु हर दिशा में चारों तरफ दाब डालती है। जैसे हम किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं, ये चारों तरफ इस पर दबाव डालेगी। यदि हम गुब्बारे में हवा डालते रहें तो लास्ट में क्या होगा, ये गुब्बारा टूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वायु दाब डालती है। आइए अब जानते हैं कि वायु के जो अवयव होते हैं, जो वायु संघटन में मदद करते हैं, उनका काम क्या क्या है। CO2 की किसको जरूरत होती है? हरे पौधों को। हरे पौधों में उपयोगिता है।
हरे पौधे क्या करते हैं, CO2 की मदद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपना खाना बनाते हैं और साथ साथ में ऑक्सीजन भी बनाते हैं। ऑक्सीजन। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना बनाते हैं, जिस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इसमें पौधे अपना खाना ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज, और साथ में इसके बनाते हैं ऑक्सीजन या O2। ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है O2, ये भी वायु का अवयव है और ये सभी जीवधारियों में श्वसन क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। ये जो श्वसन क्रिया है जीवधारियों में, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है। ऑक्सीजन को प्राणदायिनी गैस भी कहा जाता है। प्राणदायिनी गैस, प्राण कहते हैं जीवन को दायनी देने वाली, जीवन देने वाली गैस भी कहा जाता है, और इसको दहन गैस भी कहा जाता है। दहन गैस। यदि कहीं हमें कोई ईंधन जलाना है तो वहां ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी ईंधन वहां पर नहीं जलेगा या दहन की क्रिया नहीं होगी। यदि किसी चीज को जलाना है तो ऑक्सीजन चाहिए, यदि किसी चीज को बुझाना है तो वहां पर हमें CO2 चाहिए। ठीक है, जैसे अग्निशामक यंत्र होते हैं, अग्निशामक यंत्र होते हैं, अग्निशामक यंत्र में CO2 गैस होती है। ये CO2 गैस जब कहीं किसी स्थान पर आग लगती है तो वहां पर CO2 गैस छोड़ने पर क्या होगा, वहां पर CO2 गैस की सांद्रता बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो जलती हुई आग है वो बुझ जाती है। आग को बुझाने में भी ये सहायक होती है, आग बुझ जाएगी। तीसरा हमने अवयव पढ़ा है नाइट्रोजन, जो लगभग 78% होता है हमारे वायुमंडल में। नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड होते हैं, NO2 और NO3। 3 ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन के। ये तीनों ऑक्साइड उर्वरक बनाने में मदद करते हैं। उर्वरक बनाने में मदद करते हैं, या ये कह सकते हैं कि पौधे सीधे नाइट्रोजन का उपयोग अपना खाना बनाने में नहीं करते, वे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में ही उपयोग में लाते हैं। इन तीनों के अलग अलग नाम, NO को हम कहते हैं नाइट्राइड, नाइट्राइड। NO2 को कहते हैं नाइट्राइट, और NO3 को हम कहते हैं नाइट्रेट। इस प्रकार नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड जो मदद करते हैं पौधे की पोषण की क्रिया में, जड़ें इन नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड्स को लेती है और खाना बनाने में पौधे की मदद करती है। और कुछ अन्य गैसें हैं, जैसे एक्रिया गैस है, नियोन, आर्गन, हाइड्रोजन है, हीलियम है। ये अन्य गैसें हैं जो अन्य कामों के लिए जरूरी होती हैं। इस प्रकार यदि वायुमंडल में जो वायु के अवयव हैं वो एक सीमित अनुपात में रहेंगे, जो अभी हमने जाना कि जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। अगर ये एक निश्चित अनुपात में रहते हैं तब तो क्या होगा कि एक साम्य की स्थिति होगी। यदि इनकी मात्रा वायुमंडल में घट जाती है या बढ़ जाती है तब होता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण या वायु का गंदा होना। वायु का गंदा होने का मतलब हुआ कि वायु के जो अवयव हैं जिनसे मिलकर वायु बनी हुई है, उन अवयवों की सांद्रता में वृद्धि, अवयवों की सांद्रता में वृद्धि या उनकी मात्रा में वृद्धि कह सकते हैं। यदि किसी अवयव, जैसे नाइट्रोजन का हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन 78 या 78% होती है, यदि इसकी मात्रा वायुमंडल में कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तब ये वायुमंडल में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसे ही CO2 जो एक भारी गैस होती है, पृथ्वी के सबसे करीबी जो मंडल है जिसको हम क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर में CO2 मौजूद होती है। अब CO2 का एक मुख्य गुण होता है कि ये
सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणों को अवशोषित करती है तथा गर्म हो जाती है। इसको भारी गैस भी कहते हैं। इसके गर्म होने से पृथ्वी की सतह भी गर्म होती है। यदि इसकी कंसंट्रेशन या इसकी मात्रा 0.03% से कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तब प्रदूषण करेगी। ऑक्सीजन जो 21% होती है, इसकी मात्रा अगर ज़्यादा या कम होगी ये प्रदूषण करेगी। और दूसरी गैसें हैं जैसे CH4 है, CFC, ओजोन, इनकी मात्रा भी एक सीमित अनुपात में मौजूद होते हैं। और इनकी मात्रा अगर घटती या बढ़ती है सामान्य से तब भी ये प्रदूषण कोज करते हैं। CH4 को मीथेन कहते हैं, मीथेन। CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन। जितने भी प्रशीतक होते हैं उनसे CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल की जो दूसरी परत होती है, वायुमंडल की दूसरी परत पृथ्वी से, पहली क्षोभमंडल, दूसरी होती समताप मंडल। समताप मंडल में एक ओजोन परत होती है, ओजोन परत, जो पृथ्वी की सतह से 25 किलोमीटर और 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 25 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक उपस्थित होती है। इसके अंदर ओजोन एक गैस होती है, ओ जिसका सूत्र होता है O3, ये मौजूद होती है। इस गैस की मौजूदगी की वजह से ही हम इसको ओजोन परत बोलते हैं। समताप मंडल में जो दूसरा मंडल होता है पृथ्वी की सतह से, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल। समताप मंडल में 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 किलोमीटर मोटी एक परत होती है जिसको हम ओजोन परत बोलते हैं। और ओजोन परत सूर्य से आने वाली प्रकाश की परावैंगनी किरणों को वापस वायुमंडल में वापस मोड़ देती है, अंतरिक्ष में वापस भेज देती है, जबकि उसको पृथ्वी पर नहीं आने देती। इनको यूवी रेज भी कहा जाता है। यूवी को अल्ट्रा वायलेट किरणें, या हिंदी में कहेंगे परावैंगनी किरणें, जो कैंसरस होती हैं। अगर ये पृथ्वी पर किसी वजह से ओजोन परत को छेद कर अगर पृथ्वी पर आती हैं तो पृथ्वी पर ये विभिन्न प्रकार की बीमारी, विशेषकर कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती है। इस प्रकार यदि वायु के जो अवयव हैं उनकी मात्रा में यदि अधिकता होगी या कमी होगी तो ये प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, या ऐसी स्थिति प्रदूषण कहलाती है। और वायु के सापेक्ष पढ़ रहे हैं तो वायु प्रदूषण। आइए आगे जानते हैं कि वायु प्रदूषण के और कौन कौन से क्या क्या नुकसान हैं। और इनमें मुख्य रूप से है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव, या इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन में यहाँ कहेंगे हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव, या इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे हम जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर लगभग 75% भाग पर पानी होता है या जल होता है। ये जल मुख्यतः 3 रूपों में होता है। एक समुद्री जल, दूसरा ग्लेशियर के रूप में, और तीसरा होता है भूमिगत जल। तो जल की उपस्थिति है, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति 3 रूपों में देखी जाती है। जो 75% जल होता है ये 3 रूपों में पृथ्वी पर विद्यमान होता है। पहला है समुद्री जल जो स्वाद में खारा होता है। दूसरा होता है ग्लेशियर जो बर्फ के रूप में है, ग्लेशियर बर्फ के पहाड़ हैं। और तीसरा होता है भूमिगत जल। ये भूमिगत जल जो हम अपनी दैनिक उपयोग के
काम में लाते हैं, जैसे खाना पीना, खेती, कपड़े धुलना, नहाना, इस तरह के जितने भी काम हमारे दैनिक कार्य उनमें जो इस्तेमाल होता है वो भूमिगत जल होता है। इसकी मात्रा 1% होती है, ग्लेशियर 2%, और ये लगभग 97% समुद्री जल होता है। यहाँ सोचने का विषय है कि सिर्फ 1% जल ही ऐसा है जो हमारे पीने योग्य या हमारी ज़रूरत के लिए, जो हमारे लिए कामयाब है। हम इसको भी नहीं पी सकते, हम इसको भी नहीं पी सकते। हमारे पीने योग्य, हमारे दैनिक कार्यों के लिए जो उपयोगी जल है वो सिर्फ 1% होता है। इसलिए जल संरक्षण की बात हम करते हैं। अब हमारा मुख्य बिंदु था हरितगृह प्रभाव। हरितगृह प्रभाव में क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि CO2 पृथ्वी के सबसे करीबी मंडल क्षोभ मंडल में उपस्थित होती है और सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों को अवशोषित करती है। यदि पृथ्वी के क्षोभ मंडल में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, CO2 की मात्रा अगर बढ़ती है तो क्या होगा कि CO2 की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, या ज़्यादा सूर्य का प्रकाश अवशोषित होगा, जिससे पृथ्वी की सतह का तापमान भी बढ़ जाएगा। पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ने से जो ग्लेशियर हैं, बर्फ के जो पहाड़ हैं, ग्लेशियर, ये तीव्रता से पिघलेंगे, तीव्रता से पिघलेंगे, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिससे ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे तो नदियों में पानी नहीं आएगा, नदियों में पानी नहीं आएगा तब भूमिगत जल भी वहाँ से नहीं होगा। यदि ग्लेशियर सूख जाएंगे, तब ग्लेशियर सूखने पर क्या होगा कि नदी का बहाव न होने की वजह से जल वाष्प की मात्रा कम हो जाएगी, और जल वाष्प की मात्रा कम होगी तो बादल भी कम बनेंगे और बारिश भी कम होगी। यदि बारिश कम होगी तो इस तरह से पृथ्वी गर्म होते होते एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर जितना भी जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। इस प्रभाव को, जो पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें मुख्य रूप से CO2 और CH4 गैस, मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इनकी मात्रा यदि वायुमंडल में अधिक होती है, क्योंकि दोनों भारी गैसें हैं और दोनों पृथ्वी के सबसे करीबी मंडल में उपस्थित होती हैं, तब ये क्या करेंगे, ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ाएंगे और सारे ग्लेशियर पिघल कर समुद्र में चले जाएंगे, और एक जल चक्र है उसका जल चक्र टूट जाएगा, और इससे क्या होगा कि पृथ्वी गर्म होगी और धीरे 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 पृथ्वी का जितना भी जीवन है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा वायु प्रदूषण का होता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा कब होती है? जैसे हम जानते हैं पानी 3 रूपों में होता है, ठोस, द्रव और गैस। जो पानी हवा में मिला होता है उसको हम जल वाष्प बोलते हैं। इस जल वाष्प में जब जल वाष्प के साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड 3 अभी मैंने बताए थे, NO, NO2, NO3, सल्फर के ऑक्साइड SO2 और SO3, SO4, ये सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। जब ये जल वाष्प के साथ क्रिया करते हैं तो जल वाष्प के साथ क्रिया करके ये बनाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जहाँ संयोग करेंगे जल वाष्प से, वहाँ बनेगा HNO3, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। दूसरे होते हैं सल्फर के ऑक्साइड। जब सल्फर के ऑक्साइड जल वाष्प से क्रिया करेंगे तो ये बनाएंगे H2SO4, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दोनों अम्ल HNO3 और H2SO4 दोनों संघनन की क्रिया द्वारा बादलों में एकत्र होंगे, और जहाँ कहीं बारिश होगी वहीं उसी स्थान पर ये दोनों अम्ल भी वर्षा के पानी के साथ जमीन पर आएंगे, पृथ्वी पर आएंगे, तथा ये जितने भी जीवन हैं, चाहे पौधे हों चाहे जंतु हो, दोनों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार ये भी कहा जाता है कि जब किसी एक लंबे अंतराल के बाद बारिश होती है तब इंसानों को वहाँ खुले बारिश के पानी में, जो पहली बारिश होती है उसमें नहीं नहाना चाहिए। उसके लिए ये 2 अम्ल के बरसने की संभावना होती है जो वायुमंडल में
संघनन क्रिया के द्वारा जल वाष्प से क्रिया करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, और ये आपस में क्रिया करके दो अम्ल बनाते हैं और ये अम्ल नुकसानदायक होते हैं। वायु के अन्य उपयोग भी हैं। वायु के उपयोग जैसे जितने भी छोटे या बड़े वाहन हैं उनके टायरों में इस्तेमाल होती है। वायु के द्वारा पवन चक्की लगाना, पवन चक्की के द्वारा आटा बनाना, गेहूँ धान को पीसकर आटा बनाना, इस तरह की बहुत सारी क्रियाएं हैं। और वायु के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के भौतिक और रासायनिक बदलाव देखते हैं। इस प्रकार से आज हमने वायु को जाना कि वायु क्या होती है, वायु किस तरह से, वायु का संगठन क्या है, संघटन, वायु का संघटन क्या है, किन किन चीज़ों के मिलने से बनती है, यदि उनकी कंसंट्रेशन घटेगी या बढ़ेगी तब क्या होगा, वायु प्रदूषण क्या है, किस तरह से हम वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण को बढ़ावा, हमें वृक्षारोपण अधिक करना चाहिए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। दूसरा, हमें वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कम धुआं उत्सर्जित करने वाले ईंधनों का प्रयोग करना चाहिए। यह पारंपरिक जो ईंधन है, पारंपरिक ईंधन, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे जब से जीवन शुरू हुआ है, मनुष्य अपना खाना बनाने के लिए पारंपरिक ईंधनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंडे है, लकड़ी है, और इनको जलाने से अधिक मात्रा में धुआं निकलता है जो वायुमंडल के लिए या हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमें ईंधन LPG या CNG के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना हो। तीसरा, यदि हमें कम दूरी पर जाना है, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर अगर हम जाते हैं, कम दूरी के लिए ईंधन रहित वाहनों का प्रयोग करें जिनमें ईंधन इस्तेमाल नहीं होता, जैसे साइकिल। मान लिया हमें 1-2 किलोमीटर जाना है तो 1-2 किलोमीटर की दूरी के लिए हमें साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बचेगा और साथ साथ हमारा जो फिजिकल वर्क है वो भी ठीक रहेगा। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा को बढ़ावा। यदि हम सूर्य की ऊर्जा को अपने दैनिक कार्यों में इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारा पर्यावरण सही रहेगा। जैसे सोलर कुकर की मदद से हम अपना खाना बना सकते हैं। दूसरा, सोलर सेल का प्रयोग हम रोशनी करने के लिए, वाहनों को चलाने के लिए, और चक्की चलाना है, पानी निकालना नलकूपों से, उसके लिए हम सोलर सेल का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है सौर जल ऊष्मक का प्रयोग करके, जिससे सूरज की रोशनी से हम पानी गर्म कर सकते हैं। इसको सौर जल ऊष्मक, ये विभिन्न यंत्र हैं, इनको इस्तेमाल करके भी हम वायुमंडल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। इस प्रकार आज हमने जाना कि वायु क्या है, वायु के गुण क्या हैं, वायु किन किन चीज़ों के मिलने से बनते हैं। अगर उन अवयवों में या उन वायु के जो घटक हैं उनमें अगर बदलाव होगा तो क्या स्थिति होगी, अम्ल वर्षा क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव क्या है। आज हमने सभी बिंदुओं को विस्तार से जाना है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।